बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी, या फिर आप उसको कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, यानी जो बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो पढ़ रहे हैं। ये हम इससे पहला लेक्चर भी हमारा यही था और उसमें हमने 8 ब्रांचेस जो है वो डिस्कस की थी, जो इससे पहले लेक्चर था। लेकिन स्टूडेंट, ये बड़ी जो है ना, आप कह लें कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी किसी भी ब्रांच की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, कोई दो ब्रांचेस में जो है वो डिफरेंस पूछा जा सकता है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर वो कोई कहता है कि इन 4 ब्रांचों पे जो है वो नोट लिखें, 5 पे लिखें या 6 पे लिखें, या इस तरह इसमें से जो है वो कह लें कि कोई इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू भी बन सकता है। तो आज की हमारी जो पहली ब्रांच है स्टूडेंट, वो है एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन एम्ब्रियोलॉजी को जो है वो डिफाइन करने से पहले हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो को। हम किसको पढ़ेंगे जी? एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो का एन ऑर्गेनिज्म एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। कि ये वो ऑर्गेनिज्म है, एम्ब्रियो की जो डिफाइन कर रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अर्ली स्टेज पे है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है, अभी उसकी डेवलपमेंट हो रही है। और वो किस किस के दरमियान है? बिटवीन द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके दरमियान, एंड फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है, यानी स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और उससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट से लेके होल ऑर्गेनिज्म के बनने तक, होल ऑर्गेनिज्म के बनने तक ये जो जितनी भी स्टेजेस आती हैं, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, या फिर इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जिस तरह आप देखें ना, पहले आप ये समझ लें स्टूडेंट, ये समझ लें कि ये है स्पर्म। ये क्या है? स्पर्म। आपको पता है ना, गमीट दो तरह के होते हैं, एक मेल गमीट और एक फीमेल गमीट। मेल गमीट को क्या कहते हैं? स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल गमीट है उसको कहते हैं एग। फीमेल गमीट को क्या कहते हैं? एग। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि इनकी फ्यूजन होती है। तो इनकी फ्यूजन से जो पहला जो एक सेल पे मुश्तमिल होता है, जो चीज बनती है, उसका नाम होता है जाइगोट। स्टूडेंट, इसका नाम क्या होता है? और ये एक ही सेल होता है, ये स्टूडेंट एक ही सेल होता है। ये जाइगोट जो है ये एक ही सेल होता है। इसके बाद देखें, जाइगोट के बाद आप समझ लें कि ये जो एक सेल है ये कितने सेल में चला जाता है? 2 सेल में। इससे 2 सेल बन गए। अब 2 सेल बनने के बाद स्टूडेंट, अब इसका जो है आप कह लें कि जो इंडिविजुअल बनना है, जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनना है, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप समझ लें कि पहले क्या बनता है? हेड बनता है। फिर उसके बाद अगली स्टेज आ जाती है, हेड के साथ तो आप कह लें धड़ बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप कह लें कि नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि धड़ के साथ उसके बाजू बनते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप देखें कि उसका हेड भी बन गया, उसका धड़ भी बन गया, उसके बाजू भी बन गया, फिर उसकी टांगे बन जाएंगी। तो ये मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन गया। यानी ये क्या बन गया जी? मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये याद रखें स्टूडेंट, जाइगोट से लेके, कहां से लेके जी? जाइगोट से लेके यहां तक, मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनने तक, ये जितनी भी सारी स्टेजेस आई हैं, जाइगोट से आगे मुकम्मल होल ऑर्गेनिज्म बनने तक, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो अगर आपको एम्ब्रियो की समझ आ गई है ना, तो फिर एम्ब्रियोलॉजी को आप डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो गया। इट इज द स्टडी ऑफ, स्टूडेंट, इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट। कि ये इसमें स्टडी किया जाता है एम्ब्रियो को और उसकी डेवलपमेंट को। अब स्टूडेंट आपने समझना है कि ये जो डेवलपमेंट का लफ्ज है ना, ये भी बात स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन पैदा करता है। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डेवलपमेंट, और दूसरा स्टूडेंट लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्रोथ। तो इन दोनों के दरमियान भी हमें डिफरेंस करना है। पहला लफ्ज कौन सा है स्टूडेंट? डेवलपमेंट। और दूसरा लफ्ज कौन सा है जी? ग्रोथ। ये दो लफ्ज, यानी यहां पे आप देखें ना, ये जो हमने आपने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट का लफ्ज लगाना है, ग्रोथ का यहां पे नहीं लगाना। तो यहां पे समझे शाबाश। अब देखिए, ये जाइगोट था, एक सेल पे मुश्तमिल था। फिर क्या? 2 सेल हो गए, फिर उसका हेड बन गया। फिर हेड के बाद देखें शाबाश, उसका क्या बन गया? धड़ बन गया। यानी ये पहले हेड था, फिर उसका धड़ बन गया, फिर उसके बाद बाजू बन गए, फिर उसके बाद उसकी टांगे बन गई। यानी जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसके वो बन रहे हैं।
तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ स्टूडेंट पार्ट्स बनते हैं, मुख्तलिफ उसकी स्ट्रक्चर बनती है, द प्रोसेस थ्रू विच डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म और फॉर्म इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी वो प्रोसेस जिसमें उसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बन रही हैं। इस यानी अभी देखे ना, ये सिर्फ एक सेल था, फिर 2 सेल बन गए, हेड बन गया, बाजू बन गए, टांगे बन गए, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो बने हैं इसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। इसको हम क्या कहते हैं जी? डेवलपमेंट। इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। अब ये देखें, ग्रोथ, ये मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन गया था। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इस मुकम्मल ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट, क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा? साइज। तो ये जो साइज का बढ़ना है ना, साइज का बढ़ना स्टूडेंट क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। साइज का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस भी स्टूडेंट आपको पता चल गया। एम्ब्रियो को भी आपने डिफाइन कर लिया, ठीक है, वो भी आपको समझ आ गया। और आपने एम्ब्रियोलॉजी को भी डिफाइन कर लिया, वो भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम स्टूडेंट चलते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो कौन सी है जी? फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब स्टूडेंट होता है कारकर्दगी, फंक्शन। इट इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जानदार को कहते हैं, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई एनिमल भी, सॉरी, कोई प्लांट भी हो सकता है, और कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। लेकिन यहां पे जो स्पेशल पॉइंट है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये इस तरह लिख देते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट। नॉर्मल का लफज नहीं लगाते। कौन सा लफज नहीं लगाते? नॉर्मल। अगर आप ये नॉर्मल का लफज यहां पे ना लगाएं, अगर ये स्टूडेंट सुन लें कि फिजियोलॉजी के अंदर अगर आप नॉर्मल का लफज नहीं लगाते, नॉर्मल का वर्ड नहीं लगाते, तो ये फिजियोलॉजी की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। क्यों भला? अगर ये नॉर्मल फंक्शन ना हो तो ये फंक्शन कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट? एबनॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। एबनॉर्मल फंक्शन। और एबनॉर्मल फंक्शन यानी कि जो फंक्शन नॉर्मल ना हो वो क्या बन जाती है स्टूडेंट? वो डिजीज बन जाती है। वो क्या बन जाती है? वो स्टूडेंट डिजीज बन जाती है। और डिजीज को हम स्टडी करते हैं, वो हम किस ब्रांच के अंदर करते हैं? पैथोलॉजी के अंदर। किसके अंदर जी? पैथोलॉजी के अंदर। तो ये देखें, अगर एक वर्ड नॉर्मल यहां पे ना लगाएं तो वो फंक्शन फिर नॉर्मल नहीं होगा, वो फिर आपकी डेफिनेशन जो है वो मशकूक हो जाएगी। क्योंकि फंक्शन जो है वो अब नॉर्मल अगर हो जाए तो वो डिजीज बन जाती है। और डिजीज की जो हम स्टडी करते हैं वो फिजियोलॉजी के अंदर नहीं करते, बल्कि किसके अंदर करते हैं? पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट थिंग, मॉर्फोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म कहते हैं शक्ल सूरत को, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? साख्त को। ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं उनका हम मुताला करते हैं किस ब्रांच के अंदर? मॉर्फोलॉजी के अंदर। मॉर्फ का मतलब ही शक्ल है, यानी कि उसकी शक्ल और सूरत का मुताला करते हैं। लेकिन इसके आप कह लें कि इसमें से मजीद आगे दो इसमें ब्रांचेस निकलती हैं। एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरी स्टूडेंट होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल का मतलब होता है ना बाहर, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। यानी आप ये समझ लें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कोई एनिमल की या प्लांट की, जो आप जहरी शक्ल देखते हैं ना स्टूडेंट, ठीक है, कि उसका जी अगर सपोज समझे कोई स्टूडेंट है बायोलॉजी का, तो उसका देखें कि उसका कद कितना है, उसका स्किन कलर कैसा है, उसका हेयर कलर कैसा है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब अगर आप कट लगा के, पेड़ को चॉप करके, ठीक है, डिसेक्शन करके अगर उसकी इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो फिर वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी बन जाएगी। या फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम है एनाटॉमी। याद रखें कि जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है वो उसका दूसरा नाम क्या है? एनाटॉमी। और एनाटॉमी का आप लफ्जी मतलब ही आप समझ लें कि डिसेक्शन होता है, यानी कट करके ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जानवर को, एनिमल को या प्लांट को, ठीक है, उसकी डिसेक्शन करके उसको स्टडी करते हैं, उसकी इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करते हैं, तो उसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी कहते हैं। तो अब हम एनाटॉमी को डिफाइन करेंगे, या फिर स्टूडेंट इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो साथ में ये डिसेक्शन नीचे लिख दिया है। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब स्टूडेंट आपने ये समझना है कि एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के अंदर, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के अंदर भी कंफ्यूजन होती है। जिस तरह मैंने आपको कंफ्यूजन समझाई ना कि फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के अंदर जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है। बाज दफा वो अगर नॉर्मल का लफ्ज ना लिखा तो वो फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी बन जाती है।
लेकिन जब अनाटमी पे आप आए और हिस्टोलॉजी, तो इनमें भी कंफ्यूजन होती है। यानी अनाटमी की क्या डेफिनेशन है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इंटरनल ऑर्गन को सोचना है। ऑर्गन जो है वो, ऑर्गन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलते हैं, डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म द ऑर्गन। वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन जो है हमें वो आम जो है वो आम आंख से नजर आते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कट करते हैं, उसकी डिसेक्शन करते हैं, और वो हमें आम आंख से नजर आ जाता है। और वो ऑर्गन हमें आम, अगर वो हमें आम आंख से नजर आ जाता है तो उसी को हम कहते हैं कि ये अनाटमी है। यानी वो ऑर्गन जो हमें आम आंख से नजर आ रहे हैं वो सिर्फ अनाटमी के अंदर आएंगे। लेकिन अगर हम कट लगाते हैं और हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो फिर वो अनाटमी नहीं रहेगी, फिर वो हिस्टोलॉजी बन जाएगी। तो आते हैं हम हिस्टोलॉजी पे। हिस्टोलॉजी की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट? इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसमें देखें शाबाश, इसमें उसने लफ्ज मैक्रोस्कोपिक, वर्ड मैक्रोस्कोपिक लगा दिया है। यानी ये स्टडी जो है ये मैक्रोस्कोप के बगैर नहीं होती, जबकि अनाटमी के साथ मैक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं लिखा था, क्योंकि वो ऑर्गन थे। जिस तरह हम स्टोमक जो है ऑर्गन है, एक लिवर एक ऑर्गन है, हमें आम आंख से नजर आ जाता है। लेकिन जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी स्टूडेंट, हिस्टो लफ्ज जो है, हिस्टो वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट टिश्यू। तो टिश्यू को हम स्टडी करते हैं, और टिश्यू आपको पता है, टिश्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सिमिलर सेल आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू हमें आम आंख से नजर नहीं आते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब स्टूडेंट आप आ जाए पैलियोंटोलॉजी पे। स्टूडेंट पैलियो का मतलब ही ओल्ड होता है। पैलियो का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट? ओल्ड, पुराना। लेकिन पैलियोंटोलॉजी को समझने से पहले स्टूडेंट, पैलियोंटोलॉजी को समझने से पहले हम पहले समझेंगे फॉसिल को। फॉसिल को हम डिफाइन करेंगे, डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर इम्प्रिंट्स, आर देयर इम्प्रिंट्स प्रिजर्व इन द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। उसको हम फॉसिल कहते हैं। डेड रिमेन, रिमेन कहते हैं हिस्सों को, बचे खिंचे हिस्से हों, ठीक है। और या फिर आर देयर इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट निशानात। ये इस तरीके से अगर कोई आप कह लें कि हजारों साल पहले या लाखों साल पहले किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी एनिमल की कोई डेथ हो गई थी और वो रॉक के अंदर जो है वो प्रिजर्व हो गया था, तो उसका अगर कोई हार्ड पार्ट बच जाए, क्योंकि आमतौर पर जो बॉडी के सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो तो इतने अरसे बाद जो है वो उनका तो बचना नामुमकिन है। लेकिन यह कि उसका कोई ना कोई हार्ड पार्ट जो है, जिस तरह आप देखें ये खोपड़ी होती है या और कोई जो है आप कह लें कि इंतहाई सख्त बोन है, वो बच जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिमेन्स, डेड रिमेन्स, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो उसके रिमेन्स यानी उसके हिस्से कहलाते हैं। या फिर आर देयर इम्प्रिंट्स, उसके निशानात। अब निशानात मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, जैसा आप देखें ना, अगर आप मट्टी पे चलें, कोई बच्चा जो है वो अगर मट्टी पे चलता है या कोई बड़ा आदमी जो है वो मट्टी पे चलता है, तो हम वाज़ेह तौर पे पहचान सकते हैं कि ये जो पाँव लगे हुए हैं ना, ये बच्चे के हैं, ये जो पाँव लगे हुए हैं ये बड़े आदमी के हैं। तो इनको हम कहते हैं निशानात। बिल्कुल इसी तरीके से अगर उनकी कोई आप कह लें कि स्कल का या उनकी आप कह लें कि किसी दूसरी बोन का कोई जो है वो निशानात मिल जाता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। यानी फॉसिल किसको कहते हैं? अगर उसका कोई बचा खुचा हिस्सा है, कोई उसका हार्ड पार्ट या कोई उसका जो भी पार्ट है, तो उसको भी हम फॉसिल कहते हैं, ठीक है। और या फिर उसके अगर निशानात हमें मिल जाते हैं तो उनको भी हम फॉसिल ही कहते हैं। अब डिफाइन करते हैं जी पैलियोंटोलॉजी को। तो अब ये पैलियो का मतलब ओल्ड, क्योंकि ये जो हमें पार्ट्स मिले हैं, लाजमी बात है ये ओल्ड ही हैं, बहुत पुराने हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल एंड देयर रिलेशन विद एवोल्यूशन। इट इज द स्टडी ऑफ स्टूडेंट, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल एंड देयर रिलेशन विद एवोल्यूशन। अब एक एवोल्यूशन आ गई है। आप दूसरे लफ्जों में ये भी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि यानी जो पैलियोंटोलॉजी का है, फॉसिल को स्टडी करने का है, हमें बेनिफिट क्या मिलता है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि देयर रिलेशन विद एवोल्यूशन, आप समझें, अगर हो सकता है कि हमें कोई ऐसा आप कह लें कि कोई किसी ऑर्गेनिज्म का, डेड एनिमल का कोई ऐसा हिस्सा मिल जाता है, तो फिर हम उस एनिमल, अब वो तो एनिमल जो है वो मर चुका है कई साल पहले, आप कह लें हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले, तो अब हम जो उसका स्ट्रक्चर है जो हमें मिला है, उसका स्ट्रक्चर या उसके जो निशानात हमें मिले हैं, उसको हम जो है आप पहले के कंपैरिजन करते हैं मौजूदा एनिमल से। तो हो सकता है वो किसी एनिमल से, मौजूदा एनिमल में से वो किसी के साथ मैच कर जाए, तो फिर हम ये समझेंगे, फिर स्टूडेंट हम ये समझेंगे कि ये इनके वालिदैन थे, यानी जो हमें फॉसिल मिले थे ये वालिदैन थे, क्योंकि एवोल्यूशन का मतलब ही होता है निकलना। यानी इसको हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि जो आप कह लें कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म से, पुराने ऑर्गेनिज्म है यानी ओल्ड, उनसे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं।
जो नए ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, जो पहले से मौजूद हैं उनसे। तो हमें ये आप पहले के एवोल्यूशन को समझने में भी मदद मिलती है, किसकी मदद से, पैलियोंटोलॉजी से। नेक्स्ट स्टूडेंट है जी जू जियोग्राफी। जू का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, एनिमल। स्टूडेंट जू का मतलब क्या होता है जी, एनिमल। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। और ग्राफी का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, तीन वर्ड हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। जियो का मतलब होता है अर्थ। ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जू वैसे चिड़ियाघर को भी कहते हैं, और चिड़ियाघर में एनिमल ही होते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। यानी कि एनिमल जो है वो अर्थ के जो मुख्तलिफ रीजन है वहां पे फैले हुए हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। लाजमी बात है जो डिफरेंट रीजन है वहां पे डिफरेंट एनिमल पाए जाते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे एनिमल ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां पे एनिमल कम पाए जाते हैं। लास्ट पे स्टूडेंट जो आज की हमारी लास्ट ब्रांच है, नंबर 16 है, ह्यूमन बायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये इसमें इंसान का मुताला किया जाता है। अब इसमें इंसान का क्योंकि जो है आप पहले के उसकी मुख्तलिफ जो है आपके सेल का भी मुताला किया जाता है, उसके टिश्यू का भी मुताला किया जाता है, उसकी फिजियोलॉजी का भी मुताला किया जाता है, उसकी इकोलॉजी का यानी उसका जिस यानी कि जो इंसान है उसका माहौल के साथ क्या ताल्लुक है उसका भी मुताला किया जाता है। और उसमें जेनेटिक्स का भी मुताला किया जाता है कि इसमें जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसमें मार्फोलॉजी को भी हम स्टडी करते हैं, एनाटॉमी भी स्टडी करते हैं। तो ये सारी ब्रांचेज जो हैं तकरीबन हम इनमें से ज्यादातर जो है हम पढ़ चुके हैं, वो सारी ब्रांचेज इसी के अंदर आती हैं। तो दिस ब्रांच इंक्लूड्स, ये जो ब्रांच है ये किस में, दिस ब्रांच इंक्लूड स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म कहते हैं शक्ल सूरत को, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, अनाटमी, मार्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड साइटोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट ये आपको ब्रांचेस जो है ये समझ आ गई होंगी। अब हमारी इसके बाद कुछ थोड़ी सी ब्रांचेस रह गई हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।